जय भीम, जय भारत, जय संविधान में बहुजन दशक से गौतम रत्ना। और आज हमारे स्टूडियो में दीदी निर्देश सिंह जी आई हुई हैं। धन्यवाद करते हैं उनका, क्योंकि बहुत बिजी रहती हैं और आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो बहुजनों की, वंचितों की, महिलाओं की लड़ाई लड़ती हैं। अभी पीछे जेल जाते जाते रह गई, उसके बाद बाहर रह कर के भी उन्होंने एक बहुत अच्छी लड़ाई को लड़ा। तो कुछ बहुजन और देश से जुड़े मुद्दों पर निर्देश जी से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है निर्देश जी आपका हमारे चैनल बहुजन दस्तक पर। आपने देखा होगा जो गुड़गांवा जो एक जगह है दिल्ली एनसीआर के अंदर, उसका जो नाम है गुरुग्राम, वो गुरु द्रोणाचार्य से ही लिया गया। तो इस चीज को आप कैसे रोक पाएंगे, जो ये चुटियाधारियों वाला खेल है, जिसको जो आपने कहा कि देखिए अंगूठा काटने वाले द्रोण सब जगह हैं। ये तो पूरे देश को अंगूठा काटने वाला, जब उसको आइकॉन बना करके वहां बैठाएंगे, एक शहर का, बड़े शहर का नाम रख देंगे, तो उसका कहीं ना कहीं असर जो उस मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि वो तो उसको आइकॉन मानेंगे, द्रोण को प्रमोट करेंगे तो द्रोण जैसा बनेंगे। तो इस चीज से आप कैसे लड़ने की तैयारी करेंगे? क्योंकि आप बहुत आंदोलन करती हैं। इसके लिए बहुत सारे वो द्रोण अगर कॉलोनी बनाते हैं, शहर बसाते हैं, तो जब हमारी सरकार आए, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो ज्योतिबा फुले नगर बनाए गए। ये तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों की सोच पर डिपेंड करता है, क्योंकि सत्ता पक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति यदि द्रोण सोच का होगा तो वो द्रोण के नाम पर शहर बनाएगा और द्रोण के नाम पर कंपटीशन कराएगा, अवार्ड दिलाएगा। अगर वो एकलव्य थिंक का होगा, शोषित वर्ग का होगा, तो वो एकलव्य के नाम से कराएगा। तो इसका जो चेंज करना है या इसको प्रमोट करना है, हम अपने मुंह से कह सकते हैं मेरे हाथ में शहरों के नाम बदलना नहीं है या शहरों के नाम रखना नहीं है, नए शहरों का निर्माण करना हाँ मेरे हाथ में है। यदि बहुजन समाज साथ दे तो हम ऐसे नए शहर बना सकते हैं, कॉलोनियां बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? हम एकलव्य कॉलोनियां बना सकते हैं। किसी भी हम जो नई कॉलोनियां डेवलप होती है, हम वहां पर एकलव्य कॉलोनी बोर्ड लगाएं। आप 100 रुपए का, 200 रुपए का एक बोर्ड भी नहीं लगाते हैं नई कॉलोनी में एकलव्य कॉलोनी से, वो द्रोण का लगा देते हैं, वो हिंदू राष्ट्र का लगा देते हैं, सनातनी का लगा देते हैं। क्योंकि आप क्या है, ये समाज क्या है, आपस के झगड़ों में तो पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन खुद दोनों भाई को ऊंचा उठाने के लिए किसी तरह का खर्चा नहीं करेगा। एक कॉलोनी है, मान लीजिए 500 लोग रहते हैं या 100 रहते हैं, अब नई नई कॉलोनी मैंने देखी डेवलप हो रही है, 50 लोग 20 लोग रह रहे हैं, तो वहां पर एक व्यक्ति आ जाएगा द्रोण के सोच का, तो वो द्रोण कॉलोनी बना देगा उसको। पहले से जो 500 लोग रह रहे होंगे एकलव्य समाज के शोषित वर्ग, उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो एकलव्य कॉलोनी का बोर्ड लगा दे। तो कुछ इनमें दम भी आना चाहिए, इनकी सोच में भी तो डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, जब तक थिंक नहीं ऊंची होगी तब तक आप किसी भी ऊंची चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। आप सत्ता की बात करते हैं, आप सत्ता में बैठे हुए लोगों से नफरत भी करते हैं, सत्ता में बैठे हुए लोगों से खींच भी मनाते हैं कि अरे ऐसा वैसा। सत्ता में बैठे हुए लोगों की मेहनत करना सीखो ना। वो जीतने के बाद भी चुप नहीं बैठते, आप हारने के बाद भी सो जाते हो, तो उनमें आप में अंतर है। और जब उनकी जीत से आपको नफरत करने के बजाय जीत से सीख लेनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, देश की कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, अगर कोई वो सत्ता में आई है तो उसकी टेक्निक को सीखे। और मैं ये मानती हूँ कि अगर अब नई पार्टियां जैसे उभर रही हैं, तो हमारे ही महापुरुषों को पढ़ करके वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि वो उसको प्रैक्टिकल कर रही है और हम केवल भाषण कर रहे हैं और मंच पर बोल रहे हैं और इस तरह की बाइटों में हम अपना वक्तव्य दे रहे हैं। मैं आपकी इस बात के लिए आपको बड़ा सल्यूट करता हूँ कि आप ग्राउंड पे काम करती हैं। जी, ग्राउंड जरूरी है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी अभी आपने जो जिक्र किया कि हमारी एक बार यूपी में सरकार आई तो हमारे महापुरुषों के नाम से पार्क, शहर, जिले बनाए गए, लेकिन कॉलेज बने। लेकिन उस सरकार का आज जो हाल, जो सरकार बनी थी, उस पार्टी का हाल, उनकी सुप्रीमो का हाल, ये इसको आप किस तरह देख पा रहे हैं? क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में, कभी 10 साल में, 15 साल में, सेंट्रल तो मैं समझता हूँ कि बहुत दूर की बात है, किसी स्टेट में बहुजन की सरकार लगता है आपको बन पाएगी? देखिए, बहुजन पार्टी के जो अंधे चमचे हैं ना, उनको पहले तो आंखों का इलाज कराना चाहिए, दिमाग का भी कराना चाहिए, और बीजेपी को कोसने के बजाय बीजेपी जैसा काम करना चाहिए। मैं काम में विश्वास रखती हूँ, और अगर आज हमारी पार्टी पीछे है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी नीतियां। हम जब नीतियों पर बात करते हैं तो उसी के अंधभक्त हमें गाली देने लगते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि हमारे समाज की बेटी है। वो कैरेक्टर तक पे उंगलियां उठाते हैं, वो निजी लाइफ में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। तो वो उनकी नीचता को अगर आप देखेंगे तो कंपैरिजन टू बीजेपी अंधभक्त, बसपा के अंधभक्त ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक क्यों मानती हूँ? क्योंकि वो हमारा लॉस करते हैं, बीजेपी का हमारा लॉस नहीं करते। बीजेपी के अंधभक्त बीजेपी को लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन बसपा के अंधभक्त बसपा को नुकसान पहुंचाते हैं। वो रात दिन बैठा होगा, अगर टॉयलेट में भी बैठा होगा तो वो प्रचार कर रहा होगा अंधविश्वास का, लेकिन यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ ढूंढ रहा होगा कौन बहुजन समाज में कुछ काम कर रहा है, बोल रहा है, उसकी टांग तोड़ने का इलाज ढूंढेगा।
वो उसकी टांग को जोड़ने का इलाज नहीं ढूंढेगा, उसकी चलती हुई टांगों को तोड़ने के लिए कोई डंडा ढूंढेगा, कोई शब्द ढूंढेगा, कोई गाली ढूंढेगा। फिर तो आप निर्देश जी मुझे भी उस गिनती में गिन सकती हैं, पक्का। कैसे भी हो, मैं भी ऐसे ही सवाल करता हूँ आप और अभी करने वाला हूँ आपसे। आप या मैं कोई भी हो, हमें तार्किकता, जब तक हम उसकी तो लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक हमारे समाज में नहीं आएगी तब तक हम कैसे स्टैंड करेंगे? 5 चुनाव हम हार चुके हैं। आपने अभी कहा कि जो पार्टी के जो चमचे हैं वो ये नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब है कि आप बहन कुमारी मायावती जी को इसका जिम्मेदार नहीं मानती? देखिए, कोई भी देखिए, आज आपका कोई संगठन आप खड़ा करते हैं, उसका सुप्रीमो कौन होगा? अगर मैं ये बात कहूंगी तो मुझे गाली, आप मुझे कल को गालियों की बारिश करवाना चाहते हैं? होंगे तो क्या आपके वर्कर आपकी बात को नहीं मानेंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। तो फिर आप उन चमचों को चमचा कह रही हैं, उसके सुप्रीमो पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे? सुप्रीमो पे सवाल, देखिए डरने की बात नहीं, डरती मैं गलत करने से हूँ, सही बोलने से और सही काम से मैंने ना कभी डर महसूस किया और ना डरूंगी। मैं उनके ऐसे बहुत सारे काम आपको गिना सकता हूँ जिसकी वजह से समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनके कामों की वजह से। उनके कामों की वजह से मैं आपको ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज और काम गिना सकती हूँ जिससे लाभ भी हुआ है, ठीक है। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर बात करती हूँ। अगर उनकी वजह से नुकसान हुआ है समाज को, उनकी वजह से फायदा भी हुआ है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बसपा से पहले भी तो हमारा कोई स्वाभिमान नहीं था, हम कांग्रेस के वोटर थे जी, कांग्रेस के वोटर थे ना। आज अगर हम कांग्रेस, बीजेपी और अपनी तीसरी अन्य किसी पार्टी पर चर्चा कर रहे हैं तो इसका भी तो कारण बीएसपी है, इसका कारण भी तो कहीं ना कहीं बहन जी हैं। मैं एक महिला होने के नाते एज अ वुमन मैं बहन जी पे टीका टिप्पणी करने से नहीं, किसी भी महिला पे नहीं करूँ, क्योंकि एक महिला, मुझे पता है कि जब मैं आज यहाँ बैठी हूँ ना आपके स्टूडियो में आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा इतना सफर भी ना कितनी कठिनाइयों भरा रहा है। एक महिला जब वहां तक गई तो कठिनाइयां बहुत झेली है उन्होंने, बट उनकी नीतियां अगर गलत हैं तो मैं उन नीतियों को जरूर पकड़ूंगी, क्योंकि उन नीतियों से मेरा समाज तो आपको सवाल उठाना चाहिए। आपको, मैं और हम सब इफेक्ट होते हैं उन नीतियों से। उनके संघर्ष से जब हम सारे इफेक्ट हुए तो आज उनकी नीतियों से भी हम सब इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे राइट्स इफेक्ट हो रहे हैं, हमारा दुश्मन मजबूत हो रहा है। आप ये मान रही हैं कि उनकी नीतियों में कमियां भी हैं? ये देखिए मैं इसमें, लेकिन इसको आप कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि वो तो सुनते ही नहीं, सुनने को तैयार नहीं है किसी के लिए भी। तो डूब मरेंगे, गिर जाएंगे, जा रहे हैं गर्त में, खत्म हो रहे हैं। मैं तो उस पार्टी में रहा हूँ 1984 से लगातार, कोई भी उनका पदाधिकारी जाकर के बहन जी के सामने अपने समाज की बात या कोई राय रख नहीं सकता है, सिर्फ वहां जाकर बैठ करके एक उसकी तरह क्या बोलेंगे, कार्यकर्ता या फिर डेमो की तरह बैठ जाता है, वहां एक डेमो बैठा है, सुन रहा है बस। ऐसे वो समाज के बीच में, समाज हाय हल्ला मचा रहा होता, रो रहा होता, चीख रहा होता, दर्द से पीड़ित हो रहा, दूसरों से शोषित हो रहा, दूसरे लोग मार के चले जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, बेटियां बहनों के साथ कर देते हैं और स्थानीय नेता उनके पास तक नहीं जाता। अभी मैं 2 घटनाएं सुनाऊंगी। अमरोहा की घटना है, एक सैनी ने जाटव परिवार पर हमला कर दिया और बहुत बुरी तरह मारा। वो उसका पति बहरा था और वो महिला रास्ते में पकड़ करके इतनी बुरी तरह मारी। अब क्या हुआ, दोनों ही विधायक वहां के मेरे परिचित हैं। अच्छा जी। जो सैनी है वो चला गया वहां के बीजेपी वाले विधायक के पास और वहां जाकर गुहार लगाई। बीजेपी के विधायक ने उसके पक्ष में पुलिस को फोन कर दिया, दबाव डाला और पुलिस ने, मतलब पीटने वाला, आप मानिए कि पीटने वाला जो था वो बीजेपी का पक्ष था और जो पिटने वाला था वो बसपा का था। अब बात आई हमारे पास, हमारे साथियों के पास, मेरे से बोले कि दीदी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा ऐसा है, ये किसके वोटर है? तो उन्होंने बोला कि हम बसपा के वोटर है। मैंने कहा ठीक है, हम लोग तो हमेशा से हेल्प करते हैं। अब एक काम करो, आप बसपा के, चुनाव करीब आ रहा है, बसपा के नेता के पास जाइए, क्योंकि वो बीजेपी का वोटर है, वो बीजेपी के नेता के पास चला गया। हाँ, उसकी हेल्प की। हाँ। अब आप बसपा के पास जाओ। तो वो बसपा के पास गया, उन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला, उन्होंने कहा भागिया से तेरी कोई जरूरत नहीं है हमें। वो रोता हुआ घर आया, उल्टा उस पर केस हुआ और उस पर मानहानि का केस हुआ। उसकी पीवी अस्पताल में पड़ी थी, मेडिकल जो था वो भी खत्म कर दिया गया। एक बात ये बताइए, जो प्रोसेस हमने लंबी लड़ाई लड़के वहां तक चलाया था, अब वो प्रोसेस पीछे आ गया, केवल इसलिए क्योंकि उन्हें पता चल गया कि नेता साथ नहीं है। अब इनको मारो पीटो कुछ भी करो। बीजेपी के वोटर के साथ बीजेपी का नेता खड़ा होता है, जब बसपा के वोटर पे मार पड़ती है तो बसपा का नेता खड़ा नहीं होता। ये कारण उनके कहीं ना कहीं मनोबल को तोड़ता है। और अब ये लोग मुझे गाली भी देंगे भाई, सब पता है मुझे क्यों, क्योंकि आप लोग हमेशा से एक केंद्र में घूमने वाले लोग हो, कभी भी आपने अच्छे नेता को तैयार नहीं किया ना। अच्छे नेता, मान्यवर कांशीराम जो कहते थे कि बिकाऊ समाज बिकाऊ नेता तैयार करता है। जब ये समाज, अब अगर हमारी पार्टी एक दलाल नेता को तैयार करके हमारे बीच में उतारते तो हम क्या करेंगे? हाथी है हमारा निशान। हम हाथी की वजह से एक शराबी को, कबाबी को, बलात्कारी को, उसको वोट दे देंगे। क्यों दे देंगे? कल उसी ने मेरी बहन बेटी के साथ आबरू इज्जत पर हाथ डाला था। आज भी बीएसपी अगर उसको टिकट दे करके हमारे बीच में भेजते तो हम वोट देते हैं। क्यों देते हैं? केवल इसलिए कि वो हमारी पार्टी का आदमी है। अगर हम ये बहिष्कार कर दें, अपनी पार्टी से भी मांग कर दें कि अगर गंदे नेताओं को
और ऐसे बिकाऊ नेताओं को टिकट देकर हमारे बीच में भेजोगी तो हम वोट नहीं देंगे। भले ही एक बार तुम्हारे ये मुंह खोल करके एक बार भले चुनाव हार जाएगी, लेकिन पार्टी में सुधार हो जाएगा। इस तरह के जो 5 बार हार आपने देखी, ये नहीं होगी। इससे होगा क्या कि पार्टी मजबूर बनेगी अच्छे लीडर को चुनने के लिए। मान्यवर साहब और बाबा साहब भी कहते थे कि जब तक व्यक्ति 5 से 10 साल समाज में, समाज का अनुभव न ले, समाज के बीच में काम न करे, तब तक उसे लीडरशिप में यानी नेता नगरी में नहीं आना चाहिए। बाबा साहब ने पहले अपना जीवन समाज में गुजारा, मान्यवर साहब ने भी गुजारा, उसके बाद वो राजनीति में गए। मैं थोड़ा सा एक अपने जीवन की घटना शेयर करना चाह रहा हूँ कि कांशीराम साहब में और मायावती और आज के जो उनके वर्कर हैं, इनमें क्या डिफ्रेंशिएट जो मैंने देखा। मैं 91 के अंदर चाकुओं से अटैक होता है मेरे ऊपर दिल्ली के इलेक्शन में कांग्रेसी गुंडों द्वारा। साहब कांशीराम खुद उस घटना के अंदर कम से कम दिल्ली के अंदर कल्याणपुरी थाने के अंदर 5000 आदमी वहां पे खड़ा था और थाने पे पथराव किया गया और कांशीराम साहब खुद आए, तब उसमें FIR से लेकर के उनकी अरेस्टिंग हुई। आज ये जो लोग कांशीराम साहब के साथ रहे, या जैसे अभी चंद्रशेखर को लेना, उसने भी लगा दिया कांशीराम। ये नाम को बेचने का धंधा नहीं लगता आपको? आज तो मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता। अभी जैसे आपने घटना बताई अमरोहा की, मैं खुर्जा की घटना बता रहा हूँ। बैसेपा का विधानसभा अध्यक्ष मुझे फोन करता है कि सर एक शेड्यूल कास्ट लड़के को अधमरा कर दिया, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। मैं यहाँ से फोन करता हूँ, सारा एक्शन चालू हो जाता है। लेकिन मैंने उससे सवाल जरूर किया, अगर आप विधानसभा अध्यक्ष हो तो आपके पास में 100 आदमी नहीं है थाने को घेरने के लिए, और मुझसे मदद मांग रहे हो आप? जिस बैसेपा में मुझे आज तक कभी किसी चीज के लिए किसी रूप में कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि मैं कड़वी भाषा बोलता था, सवाल करता था, चाहे जिलाध्यक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो। मैं यूपी में भी काम करके आया कई साल, दिल्ली में भी लगातार रहा। तो मैंने कहा आपके पास 100 आदमी नहीं है, तो ये जब तक ये लोग नहीं, तो फिर आपका बैसेपा कमजोर तो होना लाजमी है। देखिए फिर इसका देखिए कमजोर समझ आ गई, कमजोर क्यों हो रही है आपने बताया, मैंने बताया, इसका इलाज क्या है? पर आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, आपकी जो दृष्टि है वो कह रही है कमजोर है, मेरी कह रही है, अंधभक्त तो कह रहे हैं कि मजबूत हो रही है, प्रधानमंत्री बनाएंगे। उनके पास रोड मैप नहीं है, लेकिन बनाएंगे क्या? रोजाना प्रधानमंत्री बनाते, रोज प्रधानमंत्री बनाते हैं हर चुनाव में। हर चुनाव। तो वो तो उनकी तो हिसाब से मजबूत हो रही है। आपके मेरे हिसाब से और मेरे आपके जैसे जो सोच रहे हैं, गहरी सोच रखते हैं, समाज में जमीन पे काम करते हैं, वो तो कह रहे हैं कि बसपा कमजोर हो रही है, क्योंकि हम पिछले 5 चुनाव का हार देख चुके हैं। लेकिन भक्त तो अभी भी कह रहे हैं कि वो बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हम भी चाहते हैं बहन जी प्रधानमंत्री बने, इसी वजह से हम कितनी गालियां खाते हैं। हमारे तो अभी तक हमारे बाप दादाओं को अगर आप किसी भी तरह का लोग तो लड्डू में, पूड़ी में, हलवे में बटे, हमारे तो माँ बाप ये कहते हैं कि जब तक हाथ में अंगूठा है ना, तब तक ये वोट वहीं जाएगा। अच्छा, इनको ये सब नहीं दिखाई देता उनके कार्यकर्ताओं को, जिनको मंत्री बना देती है, बड़े बड़े पद पे पहुंचाए गए। आपको मैं एक ऑर्डर बता रहा हूँ बहन जी की सरकार का, पूरे देश के अंदर पहला, उस दिन से मुझे मायावती से नफरत हुआ है जिस दिन मैंने वो ऑर्डर पढ़ा। पहला देश के अंदर एक शेड्यूल कास्ट महिला, हमारी बहन, किसी की बेटी, किसी की बुआ, किसी की बहन लगती होंगी, जो भी हैं, वो एक ऑर्डर निकालती हैं, उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑर्डर क्लियर ऑर्डर दे देता है DGP या उनकी सरकार, कि SC ST एक्ट को लगाया ही नहीं जाए जब तक कि उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। देखिए ये सब बातें जो है ना, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? मेरी बात करेगा, मेरी बात सुनिए, ऐसी बहुत सारी खा करके जिसका पैसा होता है उसके हिसाब से वो काम रत्ना जी, 1 मिनट। एक तो ये जो आपने कहा, इस पर ज्यादा लंबी ऑर्डर का कॉपी है मेरे पास भी है, इस पे मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगी। दूसरा, प्रमोशन में रिजर्वेशन, ये 2 ऐसे फोल्ड थे जो हमारी सरकार में हुए। शुरुआत वहां से हुई और उसके बाद बाकी पार्टियों ने इसको आधार बना करके अपना अच्छे से उन्होंने सेंट्रल लेवल पे, पूरे देश लेवल पे। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आप और मैं और अधिकारी वर्ग भी इसको समझता है। लेकिन अभी चुनाव है जैसे, तो मैं क्या कई बार कहती हूँ, दुश्मन तो हम पे पूरी तरीके से वार करता है। कई बार सत्ता में फंसा हुआ व्यक्ति एक शिकंजे में होता है, उसे कुछ चीजें ऐसी दिखानी पड़ती है कि मैं सर्व समाज, जब आप बहुजन समाज टाइटल हटा देते हैं और सर्व समाज लगाते हैं, तो बहुजन समाज को खुश करने के लिए जब एक काम कर दिया, तो अब सर्व समाज को खुश करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और सर्व समाज किसी भी चीज से खुश नहीं होगा जब तक उसका सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं होता, जब तक के दलित को कुचलने का उसे अधिकार नहीं मिल जाता। ये उसकी अंदर की संतुष्टि होती है, और उस संतुष्टि को कैसे दिया जा सकता था? ये एक एक्ट ऐसा था जिससे वो भय खाता था कि अरे इन्हें कुछ भी कह दो। जैसे मान लीजिए कोई भी शेड्यूल कास्ट पर कोई भी अपर कास्ट गाली देता है, किसी भी तरह का एक्ट या किसी भी तरह के एक्ट का उल्लंघन करता है, तो SC ST एक्ट जो साथ साथ चलता है, ठीक है, तो साथ इसलिए चलता है, और उसको निष्प्रभावी कर सकते थे, खत्म नहीं कर सकते। तो उसको कमजोर करने के लिए कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन वो सर्वजन का बेनिफिट तो नहीं मिला पार्टी को। आपने देखा क्या हाल हुआ उसके बाद? कोशिश तो करी गई, नहीं मिला वो अलग बात है, और डाउन चले गए। कोशिश करी गई। बहुजन से जो सर्वजन का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए,
उससे तो पार्टी खत्म हो गई। देखिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बुद्धा ने भी कहा, रविदास ने भी कहा, गुरु साहब काशीराम जी ने भी फॉलो साहब किया, काशीराम बाबा साहब साहब ने ने भी फॉलो किया। बाबा साहब ने भी कहा। बहुजन मतलब बहुसंख्यक लोग, जी। केवल 3% लोग या कोई एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का राज ना होना चाहिए, बहुसंख्यक लोगों का होना चाहिए, जिसमें संख्या बहुत सारी हो और अगर किसी चीज का लाभ मिले तो वो सबको मिले। मान लीजिए आपको सिंचाई नहर है और सिंचाई के लिए आप किसी पानी को पहुंचाना चाहते हैं, तो इस तरह का रास्ता ढूंढते हैं गहराई की तरफ को कि सारे खेतों में पानी होता चला जाए, है ना। तो ये बहुसंख्यक बिल्कुल वैसे ही था कि केवल एक खेत तक लाभ जो है सीमित ना रहना चाहिए, समस्त खेतों को उपजाऊ बनाया जाए, समस्त खेतों को लाभान्वित किया जाए, लहलहाएं, हरियाली हो और वो सब लोग खुशहाल रहें। तो खुशहाली लाने के लिए बहुसंख्यक शब्द सबसे बेहतर था, जो पिछले कई हजार वर्षों से चला आ रहा है। कोशिश करी गई लेकिन वो फेल रही। पर कई बार क्या होता है, नए नए प्रैक्टिकल किए जाते हैं। हमने भी अपनी लाइफ में कई बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, फेल हुआ, फिर हमने सीखा। हो सकता है कि बसपा भी सीखे, लेकिन सीखे मैं आप और हम लोग जैसे वो लोग सुबह 4 बजे, उनका जो कार्यकर्ता है ना, जो धार्मिक कार्यकर्ता है, जो आरएसएस का कार्यकर्ता, सुबह 4 बजे उठ के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशित उजागर लुंगी बांध करके पूजा मंदिर की सफाई शुरू कर देता है। 4 बजे कोई व्यक्ति वहां से गुजरता है तो उसके कान में वो पड़ता है, उसके मुंह पर जो है वो चीजें आने लगती है ना। हरे रामा हरे कृष्णा आप कहीं सुनते जाएंगे, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब कान में चीज पड़ती है तो माइंड को कमांड मिलती है और वो हमारे लिप्स पर, हमारी जुबान पर आती है। अच्छा, इसी पूजा पे फिर मेरा दूसरा सवाल ये आगे होगा। करंट तो वाला एक और, वो क्या है ना, काम को सुबह से रात के सोने तक करते हैं और हमारे लोग क्या है, काम नहीं करते हैं, वो कहते हैं मात्र कि हम ये करेंगे, हम शुरुआत करो, कहेंगे करेंगे करेंगे, कब करोगे और कितना करोगे, कब करोगे जब सारा नुकसान हो जाएगा। इतना तो कुछ छोड़ चुके हो, इतना तो नुकसान कर चुके, अभी भी करने का तुम केवल बहाना बनाते हो, काम नहीं करते हो। वो सुबह 4 बजे ठंडे पानी बनाकर जब आरती गा रहा है, उसका कार्यकर्ता जब रात दिन जाकर के सारे काम कर रहा है, उनके पार्टी का प्रचार कर रहा है, पन्ना प्रमुख होता है, एक एक वोटर पर काम होता है, उनके एक एक वोटर पर। और हमारे बसपा के नेताओं को तो ये भी नहीं पता हो कितने लोगों की तो वोट लिस्ट में नाम नहीं है, कितने लोग अभी तक वोट नहीं बने, नए युवाओं के वोट नहीं बने होते, पुराने लोगों की वोटों की छानबीन नहीं होती है। वोट से जीतते और वोट पर। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।